गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बेटा आज हम पत्र लेखन इसका अभ्यास करेंगे कि पत्र किस प्रकार से आप लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, कौन सा पत्र आएगा तो आपका मैटर क्या होना चाहिए, औपचारिक है तो कैसा होगा, अनौपचारिक होगा तो कैसा होगा। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि पत्र कहते किसे हैं, कहाँ से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है, कहाँ से ये आया है, इसका अर्थ क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहले पत्र का अर्थ जान लीजिए। जो पत्र शब्द है वो मूलतः संस्कृत का शब्द है। आप संस्कृत में पढ़ते हैं। पत्र का जो शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए तो इसका अर्थ तो पत्ता है। अब प्राचीन काल में क्या होता था कि बेटा जब हम अपना किसी को संदेश भेजते थे तो कागज़ का तो अभी निर्माण हुआ नहीं था, कागज़ तो बना नहीं था। तो मनुष्य क्या करता था, मानव क्या करता था, भोजपत्र में वो एक पत्ता होता है ना, या पेड़ की छाल होती है, उस पे लिखता था और अपना संदेश लिखकर संदेशवाहक के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करता था। अब संदेशवाहक कौन है? पोस्टमैन जैसे आप जिसको कह सकते हैं। अब यह कोई नई विधा तो है नहीं, कोई राइटिंग स्टाइल तो है नहीं। अब समय के साथ साथ क्या हुआ कि इस विधा का भी विकास होता चला गया। अब इतना आप समझ लीजिए कि जो व्यक्ति पत्र लेखन में कुशल होता है वह अपने हृदयगत भावों को, अपने इमोशंस को दूसरों तक पहुंचाने में पूर्णतः सफल होता है। ठीक है, तो इस एक कुशल जो पत्र लेखक है वही पत्र लेखन की सभी खूबियों का बखूबी प्रयोग कर सकता है। अब ये खूबियाँ कौन कौन सी हैं मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए ना कुछ विशेष बातों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो आप लोग भी एक कुशल पत्र लेखक हो सकते हैं। उन बातों का अगर ध्यान नहीं रखा तो पत्र लेखन का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। इसलिए उस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है और पत्र लेखन में वो सावधानियां बरतनी बहुत आवश्यक है। तो क्या क्या हैं? अब पत्र का अर्थ तो आप समझ गए हैं। पत्र लेखन की विशेषताएं क्या हैं जिसको जानना बहुत आवश्यक है। देखिए, पत्र लेखन की विशेषताएं। तो सबसे पहला गुण क्या होता है? सरलता और स्पष्टता। पत्र की जो भाषा है वो सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और बोधगम्य होनी चाहिए। बोधगम्य मतलब आसानी से जो आप अपनी बातों को पहुंचाना चाहते हैं, जो पाठक है वो आसानी से समझ ले, बोधगम्य हो, समझा जा सके। इसमें बड़े बड़े शुद्ध साहित्यिक और क्लिष्ट शब्दों का, क्लिष्ट मतलब कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े वाक्य नहीं होने चाहिए, छोटे छोटे वाक्य होने चाहिए और वाक्य भी आपके बनावटी प्रतीत नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब कठिन शब्दों का प्रयोग करेंगे आप, साहित्यिक हिंदी का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, वो बनावटी तो लगेगी ही, है ना। तो इसमें साधारण बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो आपकी भाषा जो होगी, पत्र की जो भाषा होगी वो कैसी होगी? साधारण बोलचाल की, जैसे आप आपस में बातचीत करते हैं। दूसरा गुण है मौलिकता। पत्र में जो भी आप अभिव्यक्त की जाने वाली भावनाएं हैं, जो विचार हैं, वो लेखक के अपने होने चाहिए। मतलब जो अगर आप लिख रहे हैं तो वो विचार जो हैं आपके स्वयं के हों। पत्र जो पढ़ते समय पाठक को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि लेखक ने क्या है कि लिखित सामग्री कहीं से चुराई है, कहीं से आपने किसी के और मतलब किसी के भावों को आपने चुरा लिया है, आप उसकी बातों को कह रहे हैं। आपकी अपनी बातें होनी चाहिए, मौलिकता होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा आपका गुण है संक्षिप्तता। अनावश्यक विस्तार पत्र को बोझिल और उबाऊ बना देता है। अब बहुत लंबा चौड़ा आप बिल्कुल निबंध जैसा आप पत्र नहीं लिखेंगे। पत्र में क्या होना चाहिए? संक्षिप्तता होनी चाहिए। कहने का अर्थ है कि कम शब्दों में पूरी आप बात कर दें, गागर में सागर भर दें। ये जो उक्ति है ना, गागर में सागर, ये उक्ति चरितार्थ करने का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, कम शब्दों में पूरी बातें, सामान्य बोलचाल की भाषा में पूरी बात। ठीक है, अगला क्या होना चाहिए? संबद्धता। संबद्धता मतलब पत्र लिखते समय लेखक को अपनी आयु, पद, संबंध और सामर्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। यदि वह अपने से छोटों को पत्र लिख रहा है तो उन्हें स्नेहपूर्वक, बड़ों के प्रति लिख रहा है तो आदरपूर्वक, और अपने साथ वाले, अपने हम उम्र के मित्रों के प्रति उसके मन के जो भाव होने चाहिए वो सौहार्द्र भाव होने चाहिए। और इन तीनों में अलग अलग भाव आपके प्रकट होंगे, है ना। तो वो सौहार्द्र भाव से पत्र लिखना चाहिए। ये चार चीज़ें जो हैं ये आपके पत्र में होनी ही चाहिए।
इनसे आपका पत्र जो होगा वो आकर्षक होगा और उबाऊ भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए अगला, पत्र होते कितने प्रकार के हैं? बेटा पत्रों के जो प्रकार हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है औपचारिक पत्र, दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। अब औपचारिक किसे कहते हैं और अनौपचारिक किसे कहते हैं इसको जान लीजिए। पहला है औपचारिक। जिन पत्रों में औपचारिकता मतलब शिष्टाचार, अभिवादन, नपी तुली बात, संयत भाषा आदि की औपचारिकताओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है, जैसे जो फॉर्मल लेटर जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मल। ठीक है, मतलब आप शिष्टाचार दिखाते हैं, है ना, बहुत नपी तुली भाषा में आप बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि सामने वाला बुरा भी ना मान जाए, तो वो होते हैं औपचारिक पत्र। और दूसरी चीज़ इसमें जो ध्यान रखनी है, इस प्रकार के जो पत्र होते हैं ना, उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनके साथ हमारी कोई जान पहचान या हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता है, निजी संबंध, है ना। फिर इनमें जो है औपचारिकता जो है, जो तथ्य है, जो विषय वस्तु ही प्रमुख होता है। इसमें आपकी भावनाएं इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं, इसमें जो आपका विषय वस्तु है ना, जिस चीज़ पर आप लिख रहे हैं वो इम्पोर्टेंट होता है, वो प्रमुख होता है। और किसी भी प्रकार की आत्मीयता, अपनापन इस प्रकार के पत्रों में ना नहीं झलकता है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? एक हो गया व्यावसायिक, हो गया एक अव्यावसायिक, हो गया सरकारी पत्र हो गए, आवेदन पत्र हो गए आदि। इस तरीके के जो होते हैं ये आपके अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। अब जस्ट इसका उल्टा अनौपचारिक। अनौपचारिक में क्या होता है? ये मुख्य रूप से घरेलू पत्र होते हैं। जैसे आप अपने माता पिता को अगर लिख रहे हैं, भाई बहन, सगे संबंधी, मित्र, किसी को भी जिनके साथ आपका निजी संबंध है, जिसके साथ आपका भावों का संबंध है, आत्मीयता है जिनके साथ, तो उनको ये पत्र लिखे जाते हैं। इनको व्यक्तिगत और निजी पत्र भी कहा जाता है। मतलब ये जो हैं व्यक्तिगत और निजी, इनको निजी पत्र भी कहा जाता है। और इस प्रकार के पत्रों में क्या होता है ना, कुशल क्षेम के साथ आप अपनी निजी भावनाओं को भी मिलाते हैं। मतलब आप पूछते हैं कि आप कैसे हैं, क्या चल रहा है, क्या नया करने वाले हैं। और औपचारिक में क्या होता है, ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं। औपचारिक में ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं और इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। इसमें क्या होता है, आयु एवं रिश्तों के आधार पर अभिवादन, संबोधन, औपचारिकता, शिष्टाचार आदि निभाया जाता है ना। आयु और रिश्तों के आधार पर, जैसे छोटे हैं तो आप प्यार दर्शाएंगे, है ना, बड़े हैं तो आप आदर दर्शाएंगे। जैसे मान लीजिए आप अपने मित्र को लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र करेंगे, बंधुवर करेंगे, मित्रवर करेंगे, प्रिय लिखेंगे, है ना, सस्नेह लिखेंगे, मधुर स्मृति लिखेंगे। और अपने से छोटों को अगर आप लिख रहे हैं तो अनुज, प्रिय अनुज लिखेंगे या प्रिय अनुजा लिखेंगे या परम प्रिय लिखेंगे, शुभाशीष देंगे, सस्नेह देंगे। और वहीं पे अगर आप माता पिता को या गुरुजन को या दादा दादी को या अपने बड़े किसी बुजुर्ग को अगर आप लिख रहे हैं तो आदरणीय, पूजनीय, माननीय, पूज्य, श्रद्धेय, परम पूज्य, इस तरीके के आप संबोधन का प्रयोग करेंगे। और अभिवादन क्या करेंगे, सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार, जैसे आप करते हैं जब कोई आपके घर में आता है तो आप इसी तरीके से सादर प्रणाम उनको करते हैं। तो वही उन्हीं शब्दों का प्रयोग आप पत्र में भी करेंगे। क्लियर है? तो ये आपके 2 होते हैं, दोनों मैंने आपको बता दिए कि औपचारिक में क्या होता है। औपचारिक में आप नपी तुली बात का, शिष्टाचार का, संयत भाषा का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। इसमें आपका कोई जान पहचान या कोई निजी संबंध नहीं होता है लोगों के साथ, है ना, विषय वस्तु ही प्रमुख होता है। और अनौपचारिक में मैंने आपको बताया कि इसमें आप माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, मित्र आदि को पत्र लिखते हैं। इसमें आप कुशल क्षेम के साथ आप अपनी भावनाओं को भी संरक्षण करते हैं। ठीक है, और भाषा जो होती है सरल, सहज, सामान्य होती है। तो ये आपके दोनों हो गए। अब इसके बाद औपचारिक पत्र का फॉर्मेट देख लेते हैं। औपचारिक पत्र जैसे अभी मैंने बताया, तो उसका फॉर्मेट ये कैसे लिखेंगे आप। सबसे पहले आता है प्रेषक का पता, मतलब भेजने वाले का पता। ठीक है, सबसे पहले भेजने वाले का पता आता है। फिर उसके बाद ये 3 लाइनों में आपका आ गया। फिर आ गया सेवा में। सेवा में जैसे इंग्लिश में आप टू लिखते हैं ना,
हिंदी में सेवा में लिखते हैं, लेकिन बेटा इंग्लिश में अब इसको हटा दिया गया है। हिंदी में अभी इसको नहीं हटाया गया है, सेवा में लिखा ही जाता है। ठीक है, तो आप सेवा में लिखेंगे। फिर उसके बाद ये 3 लाइनों में आएगा जिसको भी आप लिख रहे हैं, मतलब जिसको भी आप लिख रहे हैं प्राप्तकर्ता का पता, उसका एड्रेस आ जाएगा। ठीक, फिर आएगा दिनांक, फिर विषय, किस विषय पर आप लिख रहे हैं। दिनांक आप उस दिन की डेट डाल देंगे। विषय जो भी आपके प्रश्न में दिया गया होगा उसी विषय से आपको ये मिल जाएगा विषय। कम शब्दों में आप यहाँ पे लिख देंगे कि इसके हेतु। फिर आदरार्थ संबोधन, मतलब जो भी आप संबोधन दे रहे हैं, जैसे आप महोदय कह रहे हैं, महोदया कह रहे हैं, ठीक है, प्रकाशक महोदय कह रहे हैं, श्रीमान कह रहे हैं, तो ये आपके आदरार्थ संबोधन आ गए। ठीक, इसके बाद आपका बॉडी ऑफ द लेटर, ये क्या होता है, जो 3 मैंने आपकी लाइन दी है ना, यहाँ पे आता है विषय वस्तु। इस वाली जगह पे विषय वस्तु मतलब जो आप लिख रहे हैं, जो भी आप लिखना चाह रहे हैं, जिस विषय पर भी आप पत्र लिख रहे हैं, तो वो इन पंक्तियों में आएगा, इन लाइंस में आएगा। ये 3 लाइनें जो हैं, 3 लाइनें का मतलब ये नहीं कि 3 ही पंक्तियाँ लिखेंगे, 3 पैराग्राफ मान के चलिए। 3 पैराग्राफ में आपका पत्र आना चाहिए। पहले पैराग्राफ में आप कौन हैं, क्या कहना चाहते हैं, फिर दूसरे आपके पैराग्राफ में, और नपीतुली हो, तीनों बराबर हों। बराबर का भी मतलब नहीं, 3-4 लाइनें कम भी हो सकती हैं, ठीक है। दूसरे पैराग्राफ में आपका जो आप जिस विषय पर लिख रहे हैं उसका मेन चीज़ आनी चाहिए, मेन कंटेंट आना चाहिए। अंत में आप कहना चाहते हैं, उसका कंक्लूज़न होना चाहिए, कहता है मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि, जो भी है वो 3rd पैराग्राफ में। तो 3 पैराग्राफ में आपका पत्र आना चाहिए। यहाँ पे 3 लाइन से आप ये मत सोचेंगे कि 3 लाइन में हमारा पत्र समाप्त हो जाएगा। 3 पैराग्राफ लीजिए, तभी अच्छे अंक मिलेंगे। फिर आप एंड करते हैं, आपने क्योंकि 3rd पैराग्राफ में कंक्लूड किया है, कंक्लूज़न कर दिया है। फिर आप सधन्यवाद, थैंकिंग यू लिखते हैं ना इंग्लिश में, इंग्लिश में आपने थैंकिंग लिखते हैं, तो हिंदी में आप सधन्यवाद लिखेंगे, ठीक है। फिर भेजने वाले का नाम, मतलब आपका नाम आ जाएगा। अब बेटा बोर्ड के पेपर में हम नाम नहीं लिखते हैं, हम नाम की जगह क्या लिखते हैं, क ख ग। बोर्ड के पेपर में हम अपना नाम नहीं लिखते हैं। नाम तभी लिखेंगे जब प्रश्न में वो कोई नाम दिया गया होगा। जैसे अगर लिखा जाता है कि आपका नाम प्रिया है, आप सरकार से ये कहना चाहते हैं, जो भी है, अगर आप क्या नाम दिया है तभी यहाँ पे नाम आएगा, अन्यथा नहीं। तो इस चीज़ का आप ध्यान देंगे। फिर हस्ताक्षर मतलब वही पद नाम, जैसे आप छात्र हैं तो छात्र आ जाएगा, या आप शिष्य हैं मतलब वही छात्र कहें, शिष्य कहें, या आप सामान्य नागरिक हैं, कोई भी है, वो आपका पदनाम आ गया, पूरा नाम और पदनाम। तो यहाँ पे वही चीज़ आ गई है कि आपका पता में भी आप परीक्षा भवन, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने डाल दिया है परीक्षा भवन, जो प्रेषक का पता है ना उसकी जगह पे आएगा परीक्षा भवन। आप ऐसे नहीं कि आप अपना एड्रेस लिख देंगे, एड्रेस नहीं लिखना है, बिल्कुल भी नहीं लिखना है, हर जगह आपका परीक्षा भवन ही आएगा, ठीक, परीक्षा भवन आएगा। और लास्ट में हमेशा आपका क ख ग ही आएगा, तब जब नाम नहीं दिया गया है। नाम दिया है तो फिर वो नाम आएगा। इस तरीके से आपका क्या होगा, औपचारिक पत्र। फिर आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, बस में छूटे हुए सामान का पता लगाने के लिए दिल्ली परिवहन निगम के प्रबंधक को पत्र। अब ये प्रश्न दिया गया है, प्रश्न है, अब आपको क्या करना है, लिखना है। कैसे लिखेंगे, आपने डाला परीक्षा भवन, क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा था ना कि प्रेषक का पता, तो प्रेषक का पता में सिर्फ परीक्षा भवन ही डालेंगे। अब यहाँ पे दिल्ली दे रखा है, इसलिए आपने पता डाल दिया नई दिल्ली, ठीक है। फिर दिनांक, देखो हम उसी फॉर्मेट से कर रहे हैं जैसे फॉर्मेट मैंने आपको इससे पहले बताया। फिर दिनांक डाल दिया आपने, जो भी आपके दिनांक, जिस दिन भी आप लिख रहे हैं वो दिनांक आप डाल दीजिएगा। फिर आप एक लाइन छोड़ देना, यहाँ पे जो है लाइन आप छोड़ दीजिएगा। फिर सेवा में आएगा, सेवा में कॉमा वॉमा आप नहीं लगाएंगे, कॉमा आप नहीं लगाएंगे, कॉमा हट गया है। पहले क्या होता था, हर जगह पे कॉमा लगाया जाता था, है ना,
अंत वाले में नहीं लगाया जाता था, बाकी तीनों में आपके कॉमा लगता था। तो आपके क्या करना है, ये कॉमा नहीं लगाना है, कॉमा हट गया है। सेवा में अभी नहीं हटा है, कई लोग कह रहे हैं कि हट गया है, लेकिन हम ओवरऑल मान के चलेंगे, तो हमें लिखे नहीं, हमने लिखना है, ठीक है। फिर आप किसको लिख रहे हैं, आप ये देखिए, हम लिख रहे हैं प्रबंधक को। तो यहाँ पे आ गया मुख्य प्रबंधक, नाम आ गया, ठीक है। फिर पता आ गया। अब नाम हमें यहीं से मिल गया प्रबंधक को, और पता भी हमें यहीं से मिल गया, दिल्ली परिवहन निगम, ठीक। और कहाँ, दिल्ली परिवहन निगम है तो जाहिर सी बात है दिल्ली में ही होगा, क्लियर है। फिर विषय, बस में, अब विषय में क्या आएगा, जो आपका प्रश्न में है कि बस में छूटे हुए सामान का पता लगाने हेतु, आपको यहीं से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। बस में छूटे हुए सामान का पता लगाने हेतु, या आपका हेतु आ जाएगा, ठीक है, हेतु आ जाएगा, या के संबंध में आ जाएगा। इन दोनों में से कुछ भी लिखिए आप एक चीज़, ठीक है। बस में छूटे हुए सामान का पता लगाने हेतु, या बस में छूटे हुए सामान का पता लगाने के संबंध में, ये आपका आ गया विषय। विषय के बाद आ गया मेन, बॉडी ऑफ द लेटर। ये इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपको कहा ना ये इम्पॉर्टेंट है। तो आपने लिखा महोदय, आदरार्थ आप सूचक शब्दों का प्रयोग करेंगे, महोदय। अगर कोई वो क्वेश्चन में अगर महिला है तो महोदया लिख देंगे, ठीक। मैं अधिकांशतः रूट नंबर 854 में हरिनगर डिपो से प्रातः 9:30 बजे शिवाजी स्टेडियम क्रिकेट के अभ्यास के लिए जाता हूँ। कल भी मैं अपनी दिनचर्या के अनुसार नियमित समय पर बस में बैठा। मेरे साथ मेरे कुछ महत्वपूर्ण कागज थे और क्रिकेट किट भी। बस में भीड़ होने की वजह से मुझे बैठने की सीट नहीं मिली, इसलिए मैंने अपना सामान और कागज बस के आगे वाले स्थान पर रख दिए जहां ड्राइवर की सीट होती है। स्टॉप पर उतरते समय भीड़ की वजह से मेरी फाइल हाथ से छूटकर बस में ही गिर गई और बस चल पड़ी। फाइल भूरे रंग की थी, उसके ऊपर मेरा नाम क ख ग लिखा था। अब क ख ग, अब यहाँ ऐसा नहीं, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि लास्ट में आप क ख ग लिखेंगे नाम की जगह, तो ऊपर गलती मत करना, ऊपर अपना एक्चुअल नेम मत लिखना, तो आपको ऊपर भी क ख ग ही लिखना है। मेरा नाम क ख ग लिखा था और उसके अंदर मेरे 10वीं तथा 12वीं के प्रमाण पत्र, अंक तालिका और खेल संबंधी अनेक प्रमाण पत्र थे। मैंने अगले दिन भी नियमित समय पर उस बस में चढ़कर देखा। ड्राइवर कंडक्टर से पूछा, परंतु कुछ पता नहीं चला। कृपया आप उसे ढूंढ निकालने का प्रयत्न करें, आपकी अति कृपा होगी। फाइल मिलने पर कृपया ऊपर लिखे पते पर भेजने का कष्ट करें। सधन्यवाद, भवदीय क ख ग। लास्ट में क ख ग। अब एक चीज़ देखिए, आपने देखा ना कि एक साथ मैंने लिख दिया बेटा, यहाँ पे स्पेस नहीं था तो मैंने 3 पैराग्राफ में नहीं लिखा। आप इसी पूरे को क्या करेंगे, 3 पैराग्राफ में डिवाइड कर दीजिएगा। ये 3 पेजेस में आया है तो आप 3 पैराग्राफ समझ लीजिए। पहले पैराग्राफ में आप अपनी वो सारी चीज़ें बता रहे हैं, है ना, कि मैं हमेशा आता था जाता था, बीट सीट नहीं मिली। दूसरे पैराग्राफ में आप बता दीजिएगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, मेरे छूट गया, मेरा सामान छूट गया। तीसरे में आप बता रहे हैं कि इसको ढूंढने का प्रयत्न करें, आपकी अति कृपा होगी, इस पर भेजने का प्रयत्न करें। तो ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं। ये आपका पत्र हो गया, क्लियर है। औपचारिक हो गया, अब अनौपचारिक देख लेते हैं। अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र अभी मैंने आपको बताया ना किसको लिखे जाता है, मित्र हो, सगे संबंधी हो, आपके माता पिता हो, दादा दादी हो, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्या है। अपनी भूल के लिए क्षमा मांगते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखना है। अब आपको पत्र पिताजी को लिखना है तो अनौपचारिक में ही आएगा। सबसे पहले पता आता है तो परीक्षा भवन नई दिल्ली। अब यहाँ पे नई दिल्ली डालिए भी, नहीं भी डाल सकते हैं, आप कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। फिर आ गया 11 फरवरी, आप दिनांक डाल देंगे उस दिन की। दूसरी चीज़ इसमें एक ध्यान देनी है कि औपचारिक में विषय लिखा होता है, अनौपचारिक में विषय नहीं लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए हमने कहीं विषय लिखा है, नहीं लिखा, तो विषय मत डालिएगा, सीधा हमारा शुरुआत हो जाएगा आदरणीय पिताजी। बाकी पूरा तो ऊपर का वही है जैसे आपने उसमें लिखा था, है ना। अब इसमें देखिए आदरणीय पिताजी, अब यहाँ पे भी कॉमा नहीं लगाएंगे, नहीं लगाना है आपको। सादर चरण स्पर्श, आप उनको सम्मान दे रहे हैं।
फिर आप कहते हैं कि मुझे क्षमा कर दीजिए। अब आपको पता नहीं है ना कि क्या है, कोई भी भूल हो सकती है, आप उसके लिए क्षमा मांग रहे हैं। तो यहाँ पे एक ऐसे मैंने ले लिया है। आप इसके अलावा भी कुछ अगर आपको लगता है मैं लिख सकता हूँ तो लिख सकते हैं। आप लिखेंगे कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। भविष्य में कभी भी ऐसी गलती नहीं दोहराऊंगा। पिताजी, मुझे पता है कि माताजी ने बहुत दुखी होकर आपको पत्र लिखा, जिसमें मेरे दुर्व्यवहार एवं गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के विषय में आपको बताया है। अब माँ ने क्या किया था, इसकी शिकायत की थी पिताजी से, तो ये माफ़ी मांग रहा है। मैं हृदय से अपनी भूल स्वीकार करता हूँ। आपकी अनुपस्थिति में मुझे अपनी जिम्मेदारियों को समझकर माताजी का हाथ बटाना चाहिए था। मोनू और सोनिया। अब मोनू और सोनिया कौन है, इसके भाई बहन, ठीक है, कि पढ़ाई में मदद करनी चाहिए थी, परंतु मैं उन सबको नज़रअंदाज कर, ये देखिए, नज़रअंदाज कर अपनी ही दुनिया में खो गया। बुरी संगति में पड़ अपने कर्तव्य को भूल बैठा। मेरी इस हरकत से माताजी बहुत दुखी हैं। निश्चय ही आपको भी दुख पहुंचा होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में ऐसी भूल फिर कभी नहीं करूँगा। अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाते हुए एक जिम्मेदार बेटा और भाई बनकर दिखाऊँगा। आपका पुत्र। और आपका पुत्र के बाद आपका आ जाएगा क ख ग। आपको नाम नहीं लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी आपका पत्र 3 पैराग्राफ में ही आएगा। क्लियर है? तो बेटा, जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये आपका पत्र लेखन था। पत्र लेखन में जो जो चीज़ें आपकी ध्यान देने वाली बातें हैं वो भी मैंने आपको बताई कि सरलता होनी चाहिए, मौलिकता होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए, संबद्धता होनी चाहिए। औपचारिक पत्र होते हैं, अनौपचारिक पत्र होते हैं। औपचारिक किसको लिखे जाते हैं, अनौपचारिक किसको लिखे जाते हैं, किस प्रकार का फॉर्मेट होता है, किस तरीके से लिखते हैं। 3 पैराग्राफ में आना चाहिए। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या होता है, दूसरे में क्या होता है, तीसरे में क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई और पूरी आशा है मुझे कि आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगी पत्र लेखन के, वो आप अपनी कॉपी में करेंगे और मुझे करके देंगे। अगर आपको कुछ पूछना होगा तो आप अवश्य पूछिएगा। थैंक यू बेटा।